भारत विविध संस्कृतियों, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है, जिनमें से कई सामाजिक मानदंडों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक अनुभवों के जटिल परस्पर प्रभाव को दर्शाते हैं। इनमें कुछ पुरातन और विवादास्पद प्रथाएं मौजूद हैं, जो गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक और सामंती प्रणालियों पर प्रकाश डालती हैं, जो कभी लोगों, विशेषकर महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करती थी। ऐसी ही एक कम ज्ञात लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली प्रथा है धरीचा प्रथा, जो कभी मध्य प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रचलित थी। इस लेख का उद्देश्य भारत में महिलाओं और परिवारों पर धरीचा प्रथा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ और प्रभाव का पता लगाना है। ऐसा करते हुए यह एक ऐसी प्रथा का दस्तावेजीकरण और आलोचनात्मक विश्लेषण करने की उम्मीद करता है, जो हालांकि अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी है, लेकिन भारतीय महिलाओं की पीढ़ियों पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा है। धरीचा प्रथा ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश के कुछ जिलों विशेषकर छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में आदिवासी और अर्धग्रामीण समुदायों से जुड़ी थी। धरीचा को कुछ क्षेत्रों में अनुष्ठानयुक्त रखेल के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। यह एक सामाजिक प्रथा थी जो पुरुषों को अक्सर जमींदार, साहूकार या प्रभावशाली गांव के बुजुर्ग को यौन और घरेलू उद्देश्यों के लिए अपने घरों में आमतौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की अविवाहित युवतियों को रखने की अनुमति देती थी। विवाह के विपरीत इन संबंधों की कोई कानूनी या धार्मिक पवित्रता नहीं थी। लड़कियां पत्नियां नहीं थीं, फिर भी उन्हें पारंपरिक अर्थों में वेश्या नहीं माना जाता था। धरीचा शब्द का मोटे तौर पर एक अस्थायी मालकिन के रूप में अर्थ लगाया जाता था और इसमें शामिल पुरुष अक्सर पहले से ही विवाहित होते थे। माना जाता है कि इस प्रथा की उत्पत्ति कई शताब्दियों पहले हुई थी और इसे अक्सर पारंपरिक आदिवासी मानदंडों का हवाला देकर उचित ठहराया जाता था, जो पुरुषों को शक्ति और धन के प्रदर्शन के रूप में महिलाओं पर अधिकार देते थे। धरीचा प्रथा जातिविशिष्ट थी, जो आमतौर पर कुछ पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों जैसे बेदिया या नट जनजातियों के बीच प्रचलित थी। इन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया था और मुख्यधारा के हिंदू समाज से बाहर रखा गया था। सामंती जाति पदानुक्रम ने सुनिश्चित किया कि इन समुदायों की महिलाएं विशेष रूप से शोषण की चपेट में थीं। जमींदार और उच्च जाति के पुरुष अक्सर रीति रिवाजों की आड़ में इन लड़कियों का शोषण करते थे, जिससे यौन शोषण को संस्थागत बना दिया जाता था। कई मामलों में इन समुदायों ने इस प्रथा को एक आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया, खासकर जहां गरीबी व्याप्त थी और आर्थिक उत्थान के विकल्प कम थे। धरीचा प्रथा भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना में गहराई से निहित थी। यह विचार कि पुरुषों का महिलाओं के शरीर पर स्वामित्व है, विशेष रूप से गरीब और निचली जाति की महिलाओं का, इस प्रथा को जारी रखने के लिए केंद्रीय था। महिलाओं को अक्सर संपत्ति या बोझ के रूप में देखा जाता था और परिवारों को पैसे, जमीन या सामाजिक सुरक्षा के बदले में अपनी बेटियों को शक्तिशाली पुरुषों को देने में आर्थिक लाभ दिखाई देता था। महिलाओं में अधिकार की कमी, सीमित शैक्षिक अवसर और गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक विचारधाराओं ने यह सुनिश्चित किया कि धरीचा प्रथा के अधीन लड़कियों की अपनी नियति में कोई भूमिका नहीं होती। इस प्रथा को बनाए रखने में अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई मामलों में गरीब परिवारों ने धरीचा को जीवित रहने की रणनीति के रूप में देखा। अपनी बेटियों को शक्तिशाली जमींदारों या जमींदारों को देकर वे अस्थायी आर्थिक राहत पाने की उम्मीद करते थे। परिवारों के लिए नियमित भुगतान प्राप्त करना या अपनी बेटी की सेवाओं के बदले में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाना असामान्य नहीं था। कई गांवों में धरीचा संबंध अनौपचारिक लेकिन व्यवस्थित थे। पुरुष लड़की के आवास और बुनियादी जरूरतों का खर्च उठाते थे और बदले में वह घरेलू काम करती थी और यौन मांगों को पूरा करती थी। कुछ समुदायों में धरीचा प्रथा को इस हद तक अनुष्ठानिक माना जाता था कि इसे शर्मनाक नहीं माना जाता था।
बल्कि इसे कुछ लड़कियों के लिए एक रिवाज या संस्कार माना जाता था। कुछ दुर्लभ मामलों में लड़कियों को गहने पहनाए जाते थे और इस तरह की व्यवस्था में प्रवेश करने पर उनका जश्न मनाया जाता था, खासकर अगर इसमें शामिल पुरुष अमीर हो। जो बात विशेष रूप से परेशान करने वाली है वह यह है कि इन प्रथाओं को सामान्य बना दिया गया था और जागरूकता, शिक्षा और कानूनी साक्षरता की कमी के कारण विरोध में बहुत कम आवाजें उठीं। शायद धरीचा प्रथा का सबसे गंभीर प्रभाव महिलाओं का अमानवीयकरण और वस्तुकरण था। ये महिलाएं एक सीमांत स्थान पर रहती थीं, न तो पत्नियां और न ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त साथी। उनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और कानून के तहत कोई सुरक्षा भी नहीं थी। उनकी पहचान केवल उन पुरुषों के संबंध में परिभाषित की गई थी जो उन्हें रखते थे। इनमें से कई महिलाओं को अलगाव और अपमान का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब पुरुष ने उन्हें छोड़ दिया या किसी और से शादी कर ली। चूंकि इस रिश्ते का कोई कानूनी आधार नहीं था, इसलिए उन्हें अक्सर विरासत, सामाजिक समर्थन या आर्थिक स्थिरता के बिना छोड़ दिया जाता था। ऐसी व्यवस्थाओं के तहत रहने का भावनात्मक बोझ बहुत अधिक था। अपने शरीर पर सहमति और नियंत्रण की कमी ने लंबे समय तक चलने वाले मनोवैज्ञानिक घाव पैदा किए। इसके अलावा, चूंकि इनमें से कई महिलाओं को किशोरावस्था या उससे भी कम उम्र में ही गोद ले लिया गया था, इसलिए उन्हें कभी भी सामान्य किशोरावस्था की शिक्षा या भावनात्मक विकास का अनुभव नहीं हुआ। उनकी पूरी पहचान अधीनता और चुप्पी से बनी थी। स्वास्थ्य सेवा, भावनात्मक समर्थन और शारीरिक स्वायत्तता की अनुपस्थिति ने इन महिलाओं को कई स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशील बना दिया। यौन संचारित संक्रमण, अवांछित गर्भधारण और असुरक्षित गर्भपात आम थे। चिकित्सा पर्यवेक्षण या मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत कम या बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा, कानूनी उपाय के अभाव में कई महिलाओं को शारीरिक और यौन शोषण का सामना करना पड़ा, जिसके लिए अक्सर कोई सजा नहीं मिलती। प्रतिशोध या सामाजिक बहिष्कार के डर ने सुनिश्चित किया कि वे हिंसा का सामना करने पर भी चुप रहें। धरीचा प्रथा के सबसे दुखद परिणामों में से एक ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों की दुर्दशा थी। चूंकि ये रिश्ते अनौपचारिक थे और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे, इसलिए बच्चों को अक्सर नाजायज माना जाता था। इस स्थिति का मतलब विरासत की शिक्षा और सामाजिक सम्मान तक पहुंच की कमी थी। कई मामलों में पुरुषों ने बच्चों को अपना मानने से इनकार कर दिया और देखभाल का भार पूरी तरह से मां पर छोड़ दिया। ये बच्चे अक्सर गरीबी में पले बढ़े और उन्हें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। धरीचा प्रथा से प्रभावित परिवारों ने अंतरपीढ़ीगत आघात का अनुभव किया। अगली पीढ़ी को भावनात्मक और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ा। कई बच्चे शर्म, हीनता और आक्रोश को अपने अंदर समाहित करके बड़े हुए, जिससे बाद में जीवन में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाली लड़कियों को अक्सर इसी तरह की व्यवस्था में धकेले जाने का जोखिम अधिक होता था, जिससे शोषण का चक्र चलता रहता था। चूंकि धरीचा व्यवस्था में विवाह की संस्था को दरकिनार कर दिया गया था, इसलिए इसने पारिवारिक संरचनाओं को कमजोर कर दिया। कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त पुरुष व्यक्ति की अनुपस्थिति ने अक्सर परिवारों को खंडित कर दिया। माताएं एकमात्र देखभाल करने वाली के रूप में संघर्ष करती थीं, जबकि विस्तारित परिवार कभी-कभी कलंक के कारण उन्हें अस्वीकार कर देते थे या त्याग देते थे। पारिवारिक वैधता की कमी के कई प्रभाव थे। राज्य कल्याण योजनाओं, स्कूल में प्रवेश और यहाँ तक कि बैंक खाता खोलने या मान्यता प्राप्त पिता के नाम पर सरकारी पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की क्षमता तक पहुंच सीमित हो गई। समय के साथ समाज सुधारकों, पत्रकारों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के प्रयासों की बदौलत धरीचा प्रथा के बारे में जागरूकता बढ़ी।
जमीनी स्तर के गैर सरकारी संगठनों ने प्रभावित क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया और खतरे में पड़ी लड़कियों को कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान की। कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया और उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे जांच शुरू हुई और राज्य मशीनरी को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। मीडिया कवरेज, विशेष रूप से वृत्तचित्रों और खोजी पत्रकारिता ने धरीचा प्रथा की भयावहता को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई हिंदी भाषा के समाचार आउटलेट और टीवी कार्यक्रमों ने इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया, जिससे नीति निर्माताओं और नागरिक समाज को इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ क्षेत्रीय लेखकों और कवियों ने भी धरीचा महिलाओं के दर्द और लचीलेपन का दस्तावेजीकरण किया है और उनकी कहानियों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया है। हालांकि धरीचा प्रथा अब एक औपचारिक प्रथा के रूप में काफी हद तक विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इससे जुड़ा कलंक अभी भी कायम है। पीड़ितों को अक्सर समाज में अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है और उन्हें दोबारा शादी करने या रोजगार हासिल करने में मुश्किल होती है। उनके बच्चे पहचान के मुद्दों और सामाजिक बहिष्कार से जूझते रहते हैं। धरीचा प्रथा की कहानी भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का एक गंभीर अध्याय है। हालांकि यह प्रथा अब नजरों से ओझल हो चुकी है, लेकिन इसके निशान हजारों महिलाओं और बच्चों के जीवन पर बने हुए हैं। ऐसी प्रथाओं को पहचानना और उनका दस्तावेजीकरण करना महत्वपूर्ण है, शर्मसार करने या सनसनी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सुधार सीखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इतिहास खुद को न दोहराए। लैंगिक समानता की दिशा में भारत की यात्रा जारी है और धरीचा प्रथा जैसी प्रथाओं को समझना उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम उन महिलाओं के लचीलेपन का सम्मान करें जिन्होंने इसे सहन किया और एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें जहां किसी भी महिला का मूल्य परंपरा या रीति रिवाज तक सीमित न हो।